हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना, ये आपका लेक्चर नंबर 13 होने वाले है, जो हमारी यहाँ पे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी यहाँ पे पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसका। अब जैसा आपको पता है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर ही रहे हैं, पर जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो कंप्लीट टॉपिक भी हम यहाँ पे साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और कम से कम क्वेश्चन में हम यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन भी हम लोग यहाँ पे करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर तरफ से यहाँ पे फायदा ही हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देख रखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि आने वाले पार्ट्स और जो आपके पुराने पार्ट्स है सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अब हम यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो आप इजिली आप यहाँ पे एट एंड मूवमेंट के लिए आप उसको एज अ रिवीजन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो रेड सॉइल होता है वो रेड कलर का क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपका सॉइल का है और यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं आप कराना चाहूँ तो मैं सिर्फ आपको रेड सॉइल करा सकता हूँ, पर बाकी सॉइल छोड़ दूंगा। पर हम यहाँ पे कंप्लीट सॉइल करेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक सिंपल क्वेश्चन से ही। तो देखो, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये मैप, इसको जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा ना तो इसको आप एक बार ना गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट मैप रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले कि कितने तरीके के आपके सॉइल्स होते हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, कौन से रीजन में आपको कौन सा सॉइल देखने को मिलता है। तो उसके बेसिस पे आपको ये मैप अच्छे से याद रखना है, स्पेशली आपका जो ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, क्योंकि आपके डेक्कन प्लेट्यूज में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे जो आपका गैंजीज प्लेन्स है, मतलब जहाँ पे आपकी रिवर गंगा बहती है, तो उस एरिया में आपको एलुवियल सॉइल ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी थोड़ी ना आपको कनेक्ट करके याद रखनी है, ताकि आपको चीजें याद रहें। वही आप देखोगे यहाँ पे ऊपर थार डेजर्ट आती है, तो यहाँ पे आपको जो एरिड सॉइल है ये आपको देखने को मिल रहा है, या फिर जिसको हम डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको चीजें कनेक्ट करनी है, जो जो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी तक। ठीक है, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करो, तो चीजें आपको बहुत ईजिली याद रहेंगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो देखो आपको याद रखना है कि इंडिया में आपको 6 तरीके के सॉइल टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका यहाँ पे एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम चलते हैं वैसे हम धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एलुवियल सॉइल बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जब आपके जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो जब डिपॉजिट्स होना शुरू करते हैं, तब आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आपका बनाते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे कि सी की वजह से, रिवर की वजह से यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस छोटा छोटा पॉइंट है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, पर आपको इतना डीप में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में। तो आपको जो यहाँ पे पता करना है वो आपको ये होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले जैसे ना आपको बताया यहाँ पे इंडो गंगा प्लेन्स। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और इनके ऊपर हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, कौन सा पाथ फॉलो करती है। और ब्रह्मपुत्र आपकी जो रिवर है वो भी आपकी एक जगह पे रेड दिखाई देती है, तो वो क्यों दिखाई देती है वो भी आपको यहाँ पे इसमें ही देखने को मिलेगा, जो हमने यहाँ पे शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो सबसे। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके एलुवियल सॉइल्स होते हैं ना, एलुवियल सॉइल जो है ये आपको देखने को मिलता है डेल्टास के पास। ठीक है, डेल्टास आपको पता है जो आपकी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जो रिवर मिल रही हैं वो बेसिकली आपकी डेल्टास बनाती हैं। ठीक है, ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टास और एस्चुरीज वगैरह, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और डेल्टास में जैसे आपकी हो गई यहाँ पे महानदी रिवर हो गई। ठीक है, महानदी हो गई, फिर आपकी गोदावरी हो गई। ठीक, गोदावरी के बाद फिर आपकी यहाँ पे कावेरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, कहीं पे आपको ये स्पेलिंग देखने को मिल सकती है कावेरी की, कहीं आपको ये स्पेलिंग देखने को मिल सकती है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही रिवर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे कृष्णा रिवर हो गई। ठीक है, और इसको तो आप यहाँ पे तुंगभद्रा से कनेक्ट करोगे, आप कृष्णदेवा राय से कनेक्ट करोगे, विजयनगर एम्पायर से कनेक्ट करोगे, हम्पी से कनेक्ट करोगे, बहुत चीजें आप यहाँ पे एक एक पॉइंट की ना बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, जो जनरली यहाँ पे पूछा जाता है वो ये पूछता है कि ये किस चीजों में रिच होता है और किस में यहाँ पे ये पुअर होता है। ठीक है, मतलब क्या चीजें इसमें ज्यादातर पाई जाती हैं, तो वो आपकी रहती है जैसे ह्यूमस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ह्यूमस में रिच होता है और पोटैश में रिच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपका है रिच इन ह्यूमस एंड पोटैश। वहीं पे आपका जो पुअर है,
ठीक है। पुअर आपका रहता है यहाँ पे फॉस्फोरस में। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो आपको यहाँ पे सॉइल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये फॉस्फोरस में पुअर रहता है, और नाइट्रोजन भी इसमें यहाँ पे बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो ये नाइट्रोजन में भी यहाँ पे पुअर रहता है। ठीक है। अब इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, वो ये पूछता है कि कितने तरीके के आपके यहाँ पे एलुवियल सॉइल होते हैं। तो याद रखना, दो टाइप के आपके एलुवियल सॉइल्स होते हैं। ठीक है। पहला आपका हम लोग बोलते हैं इसको, या तो हम लोग इसको बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल या तो हम इसको बोलते हैं, या फिर इसी को ही आप देखोगे आपको बोला जाता है यहाँ पे खादर। ठीक है, खादर। या तो इसको बोलोगे आप न्यू एलुवियल सॉइल, पर आपको ऐसे तो देगा नहीं, आपको ये वाली टर्म देगा खादर। तो याद रखना, खादर ही बेसिकली आपका न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है। और दूसरा आपका रहता है यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल। और इतना सिंपल आपको ये वापस से कि आपको इतना सिंपल टर्म नहीं देगा, आपको यहाँ पे दे देगा बंगार। ठीक है। तो यहाँ पे खादर और बंगार, ये दोनों आपको यहाँ पे टर्म्स याद रखनी है। खादर आपका न्यू होता है, न्यू एलुवियल सॉइल, और आपका जो बंगार होता है ये आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो न्यू एलुवियल सॉइल्स होते हैं ना, जो न्यू एलुवियल सॉइल है, ये आपको देखने को मिलेगा जो आपकी रिवर्स वगैरह होती है, जो आपकी फ्लड प्लेन्स होती है ना, उनके पास आपको देखने को मिलता है। वहीं पे ये जो होता है, ये थोड़ा अवे रहता है, मतलब थोड़ा दूर में देखने को मिलता है। ठीक है, अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स, अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स। ठीक है। तो रिवर के पास आपको यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, और थोड़ा और अगर आप दूर जाओगे रिवर से, तो फिर वहां पे आपको ये है आपका न्यू एलुवियल सॉइल की जगह आपको यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये ज्यादातर जो आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल है आपको एलिवेटेड एरियाज में देखने को मिलता है थोड़ा। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो ये भी आपका रहेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो प्लीज इसको यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं, जो अभी तक हमने यहाँ पे एलुवियल के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एलुवियल से रिलेटेड। ठीक। और यहाँ पे आपसे हो सकता है ऐसा पूछ लेते कि क्या क्या आपको यहाँ पे टोटल एरिया आपसे भले पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद रख लेना कि एलुवियल सॉइल जो है आपका यहाँ पे अलग कलर में मैं लिख दे रहा हूँ। तो एलुवियल सॉइल आपका 46% एरिया इंडिया का कवर करता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अगले पे, जो आपका रहेगा यहाँ पे रेगुर सॉइल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुर सॉइल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो कई बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, या फिर रेगुर सॉइल का दूसरा नाम क्या है। तो आपको वाइसे वर्सा पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट इनके भी इसके भी बेसिकली टर्म्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपको ना लावा प्लेट्यूज पे देखने को मिलता है। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। ठीक है, लावा प्लेट्यूज पे जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस मैप्स के थ्रू। तो इस मैप में आपको यहाँ पे क्लियरली जो है ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल रहा है रीजन, यही आपका यहाँ पे ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसको ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू बोल रहे हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका लावा से ही फॉर्म हुआ, एक तरीके से आपको पता होना चाहिए सब। तो उसी से ही आपका ये सॉइल क्रिएट हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लावा प्लेट्यूज, या फिर आपको यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यूज करके भी वो दे सकता है। तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा फिर देखो, आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि किस में ये रिच होता है, किस में पुअर वगैरह रहता है। तो यहाँ पे याद रखना, सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, फर्टाइल मतलब हो गया कि क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा या फिर बहुत सूटेबल सॉइल होता है यहाँ पे ये। इसमें आपको क्या हाई चीज देखने को मिलती है, तो इसमें हमें यहाँ पे लाइम ज्यादा देखने को मिलता है, हमें इसमें आयरन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसके अलावा ना कुछ परसेंट हमें यहाँ पे पोटैश देखने को मिलता है, और मैग्नीशिया देखने को मिलता है। ठीक है। तो ज्यादातर हमें यहाँ पे ये दोनों चीजें देखने को मिलती है, और मॉडरेट आप बोल सकते हो यहाँ पे हमें पोटैश और मैग्नीशिया देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे मॉडरेट, और ये आपका हो गया यहाँ पे रिच। ठीक है, सबसे ज्यादा चीजें हमें यहाँ पे जो देखने को मिलती है। अब ये लैक किस चीज में करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे किस चीज में ये लैक कर रहा है या फिर पुअर है। तो याद रखना, पुअर आपका रहता है यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है जब लावा से बना है तो इसलिए। ठीक है। और दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे कि इसमें भी नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि हर एक क्रॉप्स के लिए ना अलग अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक सॉइल में अलग अलग मिनरल्स रहते हैं। तो हर एक सॉइल में क्योंकि अलग अलग मिनरल्स है, तो हर सॉइल की अलग अलग क्रॉप्स आप देखते हो कि हर रीजन में ना अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करती हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो आपको सदर्न में ही देखने को मिलेंगी, या फिर नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलेंगी, वो बचे हुए इंडिया में देखने को नहीं मिलती है, अनटिल अगर आप वहां से सॉइल लेके इधर आप प्लांट ना कर दो। ठीक है, तो वो अलग चीज होती है, आर्टिफिशियल वगैरह आप जो कर सकते हो। पर अगर हम नेचुरली बात करें, तो कुछ क्रॉप्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देख रहे हो कि वहां पे उग रही हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होंगी। अगर वो यहाँ पे हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में नहीं होंगी, अगर अलग अलग सॉइल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा आपको देखो और क्या याद रखना है, कि इसको ना हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कॉटन आपकी कौन से सॉइल में उगाई जाती है। तो याद रखना,
या आप हमेशा ब्लैक सॉइल में ही ज़्यादातर उगाते हो, ठीक है? सबसे सूटेबल कॉटन के लिए जो सॉइल है वो आपका ब्लैक सॉइल ही है, ठीक? इसके बाद हम लोग चल देते हैं अपने यहाँ पे थर्ड वाले पे। तो थर्ड अपने पास आ जाते हैं यहाँ पे रेड सॉइल, ठीक है? अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वही हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रेड सॉइल के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। तो रेड सॉइल जो आपका होता है ये आपका बनता है ग्रेनाइट से, ठीक है? ग्रेनाइट या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्रेनीस, ठीक है? जो बेसिकली आपके अलग-अलग टाइप की रॉक्स होती है ना, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह, इग्निशियस रॉक। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा भी दूँगा इन सब के बारे में, पर अभी बस इतना याद रखो कि इन सब से यहाँ पे ये बनता है। और ये बेसिकली आपकी सब रॉक्स है, ठीक है? इनके थ्रू ये बनता है और अंडर लो रेनफॉल बनता है, ठीक है? अंडर लो रेनफॉल आपका यहाँ पे ये बनता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा आपको देखो और क्या याद रखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी है कि ये कौन से चीज़ की वजह से कौन से कंसंट्रेशन मतलब क्या चीज़ इसमें ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हमें ये रेड सॉइल हमें यहाँ पे रेड कलर का देखने को मिलता है। तो वो आपका रहता है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ठीक है? और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाला जब मैं आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट बता रहा था वो सब पूरी चीज़ें मैं बता रहा था कि वहाँ पे कहाँ पे रेड दिखती है, क्यों दिखती है वगैरह, तो वहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है? तो इसके थ्रू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसमें आपकी यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है या फिर आयरन ऑक्साइड की जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर कैपेसिटी है वो इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है ज़्यादा, हाई कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है और इसी की वजह से यहाँ पे ये रेड कलर का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब देखो अलग-अलग इंग्लिश में फॉलो करोगे तो कलर की स्पेलिंग ये भी होती है और कलर की स्पेलिंग आपकी ये भी होती है, ठीक है? अलग-अलग इंग्लिश के टर्म्स में देखोगे अमेरिकन इंग्लिश में अलग रहेगी, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को भी देखोगे तो उसमें अलग स्पेलिंग रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे भी आप कलर लिखते हो वो लिख लेना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर रीजन में आपका हर एक सॉइल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये भी आपके कुछ परसेंट आपकी एक पर्टिकुलर रीजन में आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जैसे आपका तमिलनाडु रीजन हो गया, जैसे अगर मैं आपको मैप्स के थ्रू दिखा दूँ, तो देखो मैप के थ्रू आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ना रेड कलर का, यही आपका है रेड सॉइल, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ ये प्रेज़ेंट है, तो इसके थ्रू आप ईज़िली चीज़ें बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपकी वहीं से ही फ्लो होती है, पूरा आपके यहाँ पे चाइना से तिब्बत रीजन से होती हुई इंडिया में एंटर करती है और वहीं से फिर आपकी वो बांग्लादेश में चली जाती है ना, असम से होते हुए फिर आप पूरा अरुणाचल, असम वगैरह से फिर आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे रेड सॉइल है और वहाँ पे आयरन ऑक्साइड रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रेड कलर की भी रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। और यहाँ पे जो क्रॉप्स आप ज़्यादातर उगाते हो, वो आपकी हो सकता है व्हीट उगाते हो, ठीक है? राइस उगाते हो, मिलेट्स वगैरह आप उगाते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अब मैंने यहाँ पे क्योंकि ये लिख दिया है, तो यहाँ पे व्हीट, राइस और मिलेट्स, ठीक है? अब इसका मतलब ये मत समझना कि ये दूसरे सॉइल में नहीं उग सकती हैं। ये उधर भी उग सकती हैं, पर हर क्रॉप हर सॉइल में नहीं उगेगी, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो कुछ ऐसी क्रॉप्स होंगी जो भी इनके अंदर जो जैसे मैंने आप आपको थोड़ी देर पहले बताया ना जैसे आपका ब्लैक सॉइल है उसके अंदर कुछ-कुछ आपके मिनरल्स ज़्यादा हैं और कुछ वहाँ पे है ही नहीं। तो वो बेसिकली सब मिनरल्स के ऊपर रहता है कि वो कौन-सा मिनरल जहाँ पे भी प्रेज़ेंट है, अगर उस क्रॉप को वही मिनरल चाहिए तो वो अगर हर सॉइल में वो मिनरल प्रेज़ेंट है तो हर जगह वो उग सकती है। ठीक है? तो वो कंप्लीटली आपके मिनरल्स के ऊपर डिपेंड रहेगी वो चीज़ें। तो यहाँ पे ये आपका रहेगा यहाँ पे छोटा-सा पॉइंट है यहाँ पे बस रेड सॉइल से रिलेटेड, तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये डेफिशिएंट किस में होती है मतलब ये किस में लैक करती है तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है डेफिशिएंट या फिर आप किस में बोल सकते हो लैक करती है। तो ये आपकी लैक करती है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है? फॉस्फोरिक एसिड में आपकी ये लैक करती है, ऑर्गेनिक मैटर में आपकी ये लैक करती है और आपके नाइट्रोजन में भी आपके यहाँ पे ये लैक करती है, ठीक है? नाइट्रोजीनियस मैटर या फिर आप बोल सकते हो नाइट्रोजन में ही आपकी ये लैक करती है। तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग चल लेते हैं अगले पे। तो देखो अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लैटेराइट सॉइल, ठीक है? लैटेराइट सॉइल। अब जो आपका ये लैटेराइट सॉइल है ना, ये आप बोल सकते हो एक तरीके से ना क्ले की तरह देखने को मिलता है, ठीक है? क्लेई रॉक से आप बोल सकते हो बनता है या फिर एक तरीके से बोलो ये क्ले सॉइल है, ठीक है? और ये आपका ना बनता है हाई टेम्परेचर के अंदर, जहाँ पे भी आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हाई रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ये सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो आपकी क्रॉप्स इसके अंदर ग्रो होती हैं, वो जैसे आपकी रहती है कॉफ़ी होती है ग्रो, ठीक है? कॉफ़ी आपकी यहाँ पे इसी के अंदर ग्रो होती है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कॉफ़ी के अलावा आपके जो कैश्यूज़ होते हैं, ठीक है? ये भी आपके यहाँ पे इसमें ही इसके अंदर ही आपके यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादातर आपको जो सॉइल है, ये आपको साउथ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स के अराउंड केरला, कर्नाटका के अराउंड, ओडिशा वगैरह।
तो छोटे-छोटे रीजन्स में बेसिकली आपका ये फैला हुआ है थोड़ा, तो वहाँ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपके बिल्डिंग मटीरियल्स को बनाने के लिए, ठीक है? बिल्डिंग मटीरियल्स को बनाने के लिए आपका यहाँ पे ये सॉइल यूज़ होता है, ठीक है? यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए आपका यहाँ पे ये सॉइल आपका यूज होता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है इसके रिलेटेड, वो ये है कि ये अनसूटेबल होता है, ठीक है? अनसूटेबल आपका ये रहता है फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है? अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पे लेटराइट सॉइल से, ठीक है? अब उसके चलते हम लोग यहाँ पे फिफ्थ पे, वो अपना हो जाएगा यहाँ पे डेजर्ट सॉइल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एरिड सॉइल, ठीक है? डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रीजन में, आपके पंजाब रीजन में थोड़ा सा, और आपके हरियाणा पार्ट में आपको थोड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे ये वाला सॉइल। और ये जो सॉइल है ये आपको सैंडी नेचर का देखने को मिलेगा, ठीक है? सैंड से रिलेटेड आपको ये सॉइल देखने को मिलेगा। वहीं पे आपका जो लेटराइट वाला था जो हमने पिछला डिस्कस किया, वो आपको क्ले नेचर का देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे हमने एक टेनिस कोर्ट डिस्कस किया था ना, क्ले आपका रहता है, एक आपका ग्रास रहता है, एक आपका हार्ड कोर्ट रहता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हो यहाँ पे, अगर लिंक थोड़ा करना चाहो तो क्ले आपका थोड़ा रहता है आपका लेटराइट सॉइल, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब उसके अलावा आपको यहाँ पे जो अलग यहाँ पे जो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे जैसे पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे जो डेजर्ट और एरिड सॉइल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डेजर्ट में ऐसा ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह आप उगा नहीं सकते हो, तो आप किसके हेल्प से उगाते हो? तो यहाँ पे याद रखना, इन सब रीजन में जहाँ पे भी आपको डेजर्ट और एरिड सॉइल देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? इरिगेशन की हेल्प से जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है? तो इरिगेशन आपका ज़्यादातर लिंक रहता है डेजर्ट और एरिड सॉइल वाले आपके रीजन से, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दूसरे के साथ नहीं रहता है, उनके साथ भी रहता है, पर यहाँ पे आपको ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स देखने को मिलेंगी इरिगेशन की आपके डेजर्ट और एरिड सॉइल में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स आप उगा नहीं सकते हो। अगर आपकी ज़मीन में ही ऐसा यहाँ पे कोई बोल सकते हो वाटर लेवल नहीं है अच्छा, या फिर आप इस तरीके से समझो सिंपल टर्म्स में, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर मॉडर्न टेक्निक्स आपको इरिगेशन की वहीं पे ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे बाजरा हो गया, ठीक है? बाजरा इसके अंदर आप उगा सकते हो, व्हीट वगैरह आप यहाँ पे उगा सकते हो, और ग्राउंड नट जो मूँगफली होती है, ठीक है? वो सब आप यहाँ पे उगा सकते हो इस पर्टिकुलर सॉइल के अंडर, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये डेफिशिएंट या फिर किस में लैग करता है, तो ये लैग करता है आपके यहाँ पे नाइट्रोजन में, ठीक है? और आपके यहाँ पे ह्यूमस में। इसलिए आप देखोगे जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स आपके नाइट्रोजन वाले ही रहते हैं, जो आपके फार्मर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे कि हर एक सॉइल में थोड़ा नाइट्रोजन का ही कमी है ना? तो ये चीज़ें आपको ऐसी इस तरीके से याद रख लेना। दूसरा आपको याद रखना है कि ये किस में रिच होता है, तो ये रिच होता है आपका यहाँ पे फॉस्फेट्स में, ठीक है? फॉस्फेट्स में आपका रिच होता है, और आपका यहाँ पे ये कैल्शियम में रिच होता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डेजर्ट सॉइल से रिलेटेड भी चीज़ें कर ली हैं, तो यहाँ पे इनको भी बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं भूलना है। अब आपका एक लास्ट रह गया है, वो है आपका यहाँ पे माउंटेन सॉइल, ठीक है? माउंटेन सॉइल। तो यहाँ पे अगर आप चलोगे यहाँ पे मैप में अगर आप देखो, तो इसको ही यहाँ पे जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, इसको ही बेसिकली बोलते हैं माउंटेन सॉइल। अब यहाँ पे आपको 2 नाम दिए, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना। एक है आपका फॉरेस्ट, एक है आपका यहाँ पे माउंटेनियस, ठीक है? तो माउंटेन सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो, ये तीनों नाम आपके यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 नेम्स, ताकि आपको याद रहे कि कौन-कौन से 3 नेम थे। एक माउंटेन सॉइल, माउंटेनियस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है? और ये आपको एक तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बचे हुए 2 आपको इस पर्टिकुलर मैप में देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? एज़ एन इंडेक्स। तो यहाँ पे ये 3 आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो सॉइल है, ये आपको ना हायर एल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलता है। ठीक है? हायर एल्टीट्यूड्स पे आपको यहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नाम में आप यहाँ पे देख रहे हो माउंटेनियस सॉइल, माउंटेन सॉइल वगैरह, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे-जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे ना, तो सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपकी चेंज होती रहती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, जो इसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी ऑफ द सॉइल, वो आपकी बेसिकली यहाँ पे चेंज होती रहेंगी, ठीक है? वो क्या होती रहेंगी यहाँ पे चेंज होती रहेंगी जैसे-जैसे आप यहाँ पे एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाओगे, ठीक है? तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि चेंज इन एल्टीट्यूड आपका रहेगा यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, ठीक है? जितना ज़्यादा आप ऊपर नीचे जैसे भी आप एल्टीट्यूड में जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती या फिर कम होती रहेंगी उस पर्टिकुलर सॉइल की। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे किस-किस में अच्छा होता है यहाँ पे, तो इस तरफ मैं लिख दे रहा हूँ। एक आपका रह गया जैसे यहाँ पे पोटैटोज़, ठीक है? जो आलू वगैरह होते हैं। फिर आपका यहाँ पे आप उगा सकते हो टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह आप यहाँ पे उगा सकते हो, ठीक है? फिर इसके अलावा आप यहाँ पे स्पाइसेस उगा सकते हो, व्हीट वगैरह यहाँ पे आप उगा सकते हो। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं माउंटेन
माउंटेन सॉइल या फिर माउंटेनियस सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल के। तो ये सब हमने यहाँ पे सॉइल की चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन से हमने यहाँ पे सारा कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमने डिस्कस किया है, तो ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट रहेगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती है आपके यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब देखो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन में सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, फॉरेस्ट से रिलेटेड या फिर आप बोल सकते हो वेजिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जनरली आपसे या तो एनुअल से रिलेटेड पूछता है, एनुअल रेनफॉल वगैरह कितनी होती है, या फिर आपको इसके ना कुछ टर्म्स वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। तो वो हम अभी सब हम डिस्कस करेंगे, तो वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे एक एक करके फॉरेस्ट डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले आप हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितनी एनुअल रेनफॉल होती है। तो वो आपकी रहती है 200 एंड अबव, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको हो सकता है यहाँ पे आपको ऑप्शन गलत दिख रहा होगा। पर यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि एक तरीके से आपको सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है, अगर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया होता है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट होता है वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो अबव 200 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो 200 एंड अबव इसका मतलब हो गया। आपको यहाँ पे जो डेटा याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो एनुअल रेनफॉल होती है वो आपकी रहती है 200 एंड अबव, ठीक है। और ये 200 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर में क्योंकि आप यहाँ पे इसको नापते हो, तो इसलिए आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के होने के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया होगा, वहां पे ए ऑप्शन आपको दे देगा कि करेक्ट होगा, या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको जो सिंपल टर्म याद रखना है कि 200 एंड अबव के आपकी यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपका हो गया यहाँ पे सैंडलवुड ट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे इबोनी देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ पे रबर के ट्री देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे रोजवुड आपको देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा वगैरह आपको और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं, पर आपको इतनी चीज पता होना चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से एलिफेंट्स वगैरह, एलिफेंट बोल रहा हूँ, एनिमल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो हो गया आपके एलिफेंट्स, फिर आपको यहाँ पे कुछ मंकी टाइप आपको मतलब मंकीज आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पे डियर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, और फिर आपको यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस आपको यहाँ पे इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है, वन हॉर्न राइनो। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे आपके ये जो फॉरेस्ट है कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स पे मतलब आप बोल सकते हो। फिर दूसरा आप यहाँ पे याद रखना कि लक्षद्वीप में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप में। फिर तीसरा आपको यहाँ पे याद रखना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये अपर जो एरिया है, ठीक है, अपर एरिया ऑफ असम, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। और फिर आपको ये तमिलनाडु के कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके हो गए रीजन्स वगैरह जहाँ पे भी आपको ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, वो शेड नहीं करते लीव्स को, ठीक है। लीव्स वगैरह यहाँ पे गिरते नहीं है, आप इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक पर्टिकुलर डेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो लीव्स को, मतलब ट्रीज जो है यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर, वो जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो आपके यहाँ पे गिरते नहीं है। जैसे आप यहाँ पे अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखो कहीं पे भी पेड़ के नीचे आप देखोगे तो पत्ते सूख के आपके गिरने लगते हैं, है ना। पर ऐसा आपको इन फॉरेस्ट पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो ट्रीज रहेंगे, यहाँ पे एक टर्म बस सिंपल सी आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पे ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, लीव्स फॉर अ डेफिनाइट टाइम पीरियड, ठीक है। छोटे से टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जो आपके पेड़ रहेंगे वो पत्तों को नहीं गिराते हैं, या फिर पत्ते उनसे गिरते नहीं है, सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ लो। और आप इनको सिमिलर आप रख सकते हो एज एन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के आप इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट को आप यहाँ पे इक्वल में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे, अब हम चलते हैं अगले साइड पे, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो आपका दूसरे तरीके का फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए इंडिया में सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे, हाँ, एक अच्छे से याद रखना कि आपको ना, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक आपका ड्राई डेसिडियस हो गया, मॉइस्ट डेसिडियस हो गया, इस तरीके से भी आपको
तोड़ के दे सकता है। पर अगर आपको ओवरऑल देता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल आपका यहाँ पे ये डेसिडियस फॉरेस्ट इस तरीके से देता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा आपका यही वाला तरीके का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। पर अगर आपको ये डिवाइड करके दे दे, ठीक है, मतलब तोड़ के दे दे आपके यहाँ पे ये डेसिडियस फॉरेस्ट को भी ड्राई और मॉइस्ट में तोड़ दे, तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो इसका मॉइस्ट वाला वर्जन होता है, ठीक है, मॉइस्ट आपका जो होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो वो सबसे ज्यादा आपको इंडिया में देखने को मिलता है ये वाले टाइप के फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो टाइप है, इस तरीके से आप याद रख लो, दो टाइप है। एक होता है इसका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा आपका होता है यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा हमें इंडिया में देखने को मिलता है, और ड्राई वाले यहाँ पे थोड़े कम देखने को मिलते हैं। पर वहीं पे अगर हम सब डिवीजन ना करके ओवरऑल अगर हम देखें, तो ओवरऑल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा आपको आई होप कि कोई कंफ्यूजन ना आ रही हो, कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप जरूर मेंशन कर देना, ठीक है, कमेंट्स में। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो इनको ना मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये फैक्ट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि इनको यहाँ पे मॉनसून फॉरेस्ट भी यहाँ पे बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, ठीक है, वो सीजनल रहती है। जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो आपकी बेसिकली यहाँ पे सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, फिर सीजनल रहती है। और कितना एनुअल रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे अभी मैं जो एनुअल रेनफॉल बता रहा हूँ वो आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस की बता रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल बता रहा हूँ। तो ओवरऑल आपको देखने को मिलती है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, मतलब नीचे की तरफ आप आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मॉइस्ट भी है और ड्राई भी इसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में हम थोड़ा तोड़ देते हैं इसको समझाने के लिए। तो याद रखना कि जो मॉइस्ट वाला होता है, मॉइस्ट में आपकी 100 से लेके 200 तक आपकी रहती है। ठीक है, और ड्राई वाले में आपकी यहाँ पे 70 से लेके 100 तक रहती है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी एनुअल रेनफॉल की हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इन्हीं को आप बेसिकली आप कंबाइन करोगे तो इसलिए आपकी यहाँ पे वहाँ पे जो रेंज बन रही है वो आपकी 70 से 200 तक बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप कि आपको समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज़ें हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो ट्रीज देखने को मिलते हैं, साल वगैरह देखने को मिलता है, पीपल का पेड़ आपको देखने को मिलता है, नीम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, टीक का पेड़ आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो आपका मॉइस्ट वाला है यहाँ पे आपको कुसुम के वगैरह आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको बैम्बूज वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको साल तो देखने को मिलता है, पर साथ ही साथ आप याद रखना कि यहाँ पे शीशम वगैरह देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ पे सैंडलवुड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, ट्रीज से रिलेटेड भी। फिर इसके अलावा देखो अगर हम आगे बात करें, तो एरिया वाइज अगर हम थोड़ा देखें, तो आपका जो ये मॉइस्ट वाला जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा जैसे आपके हिमालय वाला जो रीजन हो गया वहां पे आप बोल सकते हो, फिर झारखंड उड़ीसा वगैरह छत्तीसगढ़ वगैरह वाले रीजन में भी आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं पे जो ड्राई वाला है, ड्राई आपको देखने को मिलता है यूपी वगैरह में, आपके बिहार साइड में, यहाँ पे आपको ड्राई देखने को मिलता है। ठीक है, और वगैरह आपका जैसे ना आपको मॉइस्ट का बताया था, यहाँ पे याद रखना छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपके फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज वगैरह हो गए। ठीक है, हिमालयाज के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कहाँ पे जो भी ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ के। ठीक है, अब उसके बाद अपने यहाँ पे थर्ड टाइप के फॉरेस्ट पे चल लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वही वापस से एनुअल रेनफॉल तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा लेस देन 70। ठीक है, लेस देन 70। और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ पे अबव देन 200 भी हो सकता है, अबव 200 भी हो सकता है, 200 एंड अबव भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी है। यहाँ पे आपका रहेगा लेस देन 70। ठीक, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे सिंपल सा आपका यहाँ पे चीज रहेगी। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपसे अगर पूछे तो जैसे गुजरात रीजन हो गया आपका, राजस्थान हो गया, एमपी साइड हो गया, यूपी में आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, हरियाणा साइड वगैरह में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे इरेगुलर टाइप की होती है कि कभी भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल भी है वो आपका 70 सेंटीमीटर से कम का है।
वो इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे इर्रेगुलर तरीके की आपकी रेनफॉल होती है, जब चाहे वो तब होती है, ठीक है? जो भी आपको यहाँ पे सीज़न बेस्ड नहीं है, ना ही हमेशा होती रहती है एक पर्टिकुलर आपके टाइम पीरियड तक, इर्रेगुलर है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो एक तरीके से आप बोलो जो ट्रीज़ हो गए या फिर प्लांट्स वगैरह हो गए, उसमें आपका कैक्टस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कीकर का पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको यहाँ पे खैर देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पे पाम ट्रीज़ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सब आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं ट्रीज़ वगैरह के, तो ये भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे 3 तरीके के ट्रीज़ तो 3 तरीके के फॉरेस्ट हमने डिस्कस किए हैं, पर सारों के सारे यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे 2 और जो आपके रह गए वो हम देख लेते हैं, जैसे आपका ये तो हो गया 3rd, 4th आपका रहेगा यहाँ पे ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है? या तो इसको माउंटेन बोल सकते हो या फिर आप इसको माउंटेन बोल सकते हो फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जैसा आपको यहाँ पे नाम में ही पता चल रहा है वही वापस से चीज़ हो जाएगी, एल्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड रहेगा। जैसे-जैसे आपका एल्टीट्यूड रहेगा, उतना टेम्परेचर आपका क्या रहेगा यहाँ पे घटता जाएगा, ठीक है? आपको जैसे पता है ऊपर जितना आप जाओगे उतना टेम्परेचर आपका क्या होता है यहाँ पे कम होता रहता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे कि एल्टीट्यूड के बेसिस पे ना ट्रीज की ग्रोथ होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे जाते हो तो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे शीशम देखने को मिलता है, ठीक है? वहीं पे अगर आप 1000 से लेके 2000 सेंटीमीटर के बीच में आप रहते हो, मीटर के बीच में रहते हो, तो यहाँ पे आपको अलग तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे ओक्स आपको देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग तरीके के आपके जो पेड़ है ना वो बेसिकली आपके एल्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड रहेंगे। जैसे हमने फॉरेस्ट के अलावा हमने जैसे सॉइल का डिस्कस किया था, तो हर एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपका सॉइल था वहाँ पे, उस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो डिफरेंट होती जा रही थी एल्टीट्यूड के बेसिस पे। तो इसलिए आपको वहाँ पे पेड़ भी अलग देखने को मिल रहे हैं, आप इसलिए आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ें याद रहेंगी। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, आपका यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ जो पेड़ की वैरायटी है या फिर पेड़ जो इस टाइप के ग्रो हो रहे हैं वो आपके चेंज होते रहेंगे, और जिस तरीके के एनिमल रह रहे हैं, ठीक है? नीचे आपके अलग एनिमल्स रह रहे होंगे, थोड़ा ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड पे तो अलग तरीके के एनिमल रह रहे होंगे, उससे ऊपर जाओगे तो और अलग एनिमल्स रह रहे होंगे। तो एनिमल्स और ट्रीज़, ठीक है? कंप्लीट आपके यहाँ पे इनमें डिपेंड करते हैं एल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं, एनिमल्स और आपके यहाँ पे ट्रीज, ठीक है? दोनों ही आपके यहाँ पे एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेंगे। ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट में और आपका यहाँ पे जो सॉइल था, ठीक है? माउंटेनियस सॉइल, माउंटेन सॉइल, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से जो आपका तीसरा टर्म थी, ठीक है? जो जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल बोल रहे थे। तो ये तीनों टर्म्स बेसिकली आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए फॉर आपकी सॉइल से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपका एल्टीट्यूड के ऊपर ही बेस्ड थी चीज़ें, ठीक? इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे फिफ्थ आ जाता है, वो आपका है यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब जो आपका यहाँ पे ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है? ये आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे जोन्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है? ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल जोन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। इनको ना हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जो आपसे पहले भी पूछा हुआ है तो याद रख लेना। इनको हम लोग टाइडल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर आप इनको लिटोरल फॉरेस्ट के नाम से जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक? तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड बस यहाँ पे यही चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें आपको आई होप की समझ में आ गई हो। और ये ज़्यादातर ना आपके डेल्टिक जो रीजन्स वगैरह हैं, ठीक है? डेल्टा से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें थी ना, डेल्टा का हमने यहाँ पे जो पहले डिस्कस कर रखा है, उससे जो रिलेटेड रीजन्स हैं, उनके साथ ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? या क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड भी। तो अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है? कंफ्यूज मत रहना, पूछ ज़रूर लेना। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे इसका रहेगा यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, आपने सुन रखा होगा, तो सुंदरबन डेल्टा आपका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है हमें यहाँ पे अर्थ का, अर्थ सरफेस से, ठीक है? तो यहाँ पे जो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी अर्थ सरफेस होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। सबसे ऊपर वाला होता है यहाँ पे क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आपका यहाँ पे आता है मेंटल, ठीक है? क्रस्ट के बाद आपका आता है मेंटल, और उसके नीचे फिर आपका यहाँ पे आता है कोर। तो जो सबसे ऊपर है जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं वो बेसिकली आपका यहाँ पे क्रस्ट वाला रीजन है, ठीक है? क्रस्ट के भी आपके 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट, ठीक है? एक को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, और दूसरे वाले को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है? कॉन्टिनेंटल
क्रस्ट। अब ये वाला मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं वो आपके ऊपर रहते हैं एज कम्पेयर टू ओशन का जो भी आपका लेवल रहता है उससे, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हो। सबसे ऊपर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आएगा जहाँ पे आप रह रहे हो, फिर ओशनिक क्रस्ट आएगा जहाँ पे सारे ओशंस वगैरह हैं, और हर एक ओशन की अलग अलग डेप्थ वगैरह जो भी रहती है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, पर आपको ओवरऑल अलग से नहीं पूछा जाएगा कि इसकी क्या है वगैरह, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा आपका डीपेस्ट रहता है, कौन सा शैलोएस्ट वगैरह है, वो आप पिछले वीडियो देखोगे तो उससे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीजें। फिर आपके मेंटल के भी दो आपके पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो, एक होता है आपका अपर मेंटल, ठीक है, एक आपका होता है यहाँ पे अपर मेंटल, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल। इसी तरीके से जो कोर है, कोर के भी आपके दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं आउटर कोर, आउटर कोर, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इनर कोर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से, या तो आपको ये पूछा जाएगा जैसे आपको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। तो आप पहले देखो क्रस्ट किस में है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, दूसरे में आपका मेंटल इसी में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका मतलब बाकी तीन गलत हो जाएंगे, पहला वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। या तो आपको इस तरीके से पूछ लेगा, या फिर आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना, या फिर थर्ड ऑप्शन आपसे मतलब थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछ सकता है कि क्रस्ट कितने तरीके के होते हैं, मेंटल कितने टाइप के होते हैं, कोर कितने टाइप के होते हैं, या फिर ऐसा पूछ लेगा क्रस्ट में जो आपके दो पार्ट्स होते हैं उसमें ऊपर कौन सा रहता है और नीचे कौन सा रहता है, या फिर मेंटल में जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस सिंपल चीज से भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है और वो हम देख लेते हैं। तो आगे हम पहले चल लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि क्रस्ट के आपके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मैंने बताए थे, एक आपका होता है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, और दूसरा आपका होता है यहाँ पे ओशन, ठीक है, ओशनिक। तो जो इसके ये दो पार्ट्स है, ठीक है, पहला कॉन्टिनेंटल और दूसरा यहाँ पे ओशनिक, तो दोनों में ना थोड़ी अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज कॉन्टिनेंटल की जो थिकनेस होती है, ठीक है, जो इसकी थिकनेस है ये हमें देखने को मिलती है 30 किलोमीटर्स की, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, तो फैक्ट से ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह में। फिर दूसरा आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमें यहाँ पे सियाल देखने को मिलता है। अब सियाल मतलब होता है एक तरीके से सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम आप इसको बोल लो या फिर आप इसको एल्यूमिना बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमें दो चीजें देखने को मिलती है आपके क्रस्ट के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो या तो आपको इस तरीके से देगा कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर सियाल देखने को मिलता है या फिर सीमा देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सियाल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, अब ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटी होती है क्योंकि आपका यहाँ पे इसी की एसआई यूनिट है, तो इसके टर्म्स में आप बोल सकते हो। और ये आपका थिकर रहता है, थिकर देन ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि थिकर होता है आपके यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट से, तो यहाँ पे ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे इसकी थिकनेस होती है, अब जैसे आपको मैंने पिछले में एक पॉइंट बोला कि आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है थिकर होता है, तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी, तो इसकी थिकनेस होती है यहाँ पे 5 किलोमीटर की, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सीमा, इधर सियाल था, इधर है सीमा, ठीक है। सीमा मतलब हो गया यहाँ पे सिलिका, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, मैग्नीशियम, और फिर आपका यहाँ पे आयरन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसकी जो डेंसिटी होती है, तो इसकी डेंसिटी होती है यहाँ पे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपकी रहती है इसकी डेंसिटी। तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर अगर हम देखो यहाँ पे बात करते हैं मेंटल की, ठीक है, तो मेंटल से रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी कि जो आपका ये मेंटल वाला एरिया है ना, ये आपका 2890 किलोमीटर, या फिर आप इसको मोटा मोटा 2900 किलोमीटर का ये रहता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका क्रस्ट खत्म हुआ और जहां से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, तो उसके बीच का जो एरिया उसको मेंटल बोलते हैं, और वो कंप्लीट आपका रहता है 2900 किलोमीटर के अराउंड। तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको दो चीजें और यहाँ से पता होना चाहिए, जो आपकी ये अपर मेंटल है, ठीक है, अपर मेंटल को ना हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एस्थीनोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एस्थीनोस्फेयर। और एस्थीनो मतलब एक तरीके से होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे वीक, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये वीक होती है,
ठीक है, क्यों वीक होती है? क्योंकि यही एक लेयर होती है जहाँ पे लावा जो है यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, तो लावा की वजह से, लावा की मूवमेंट की वजह से आपकी जो ये लेयर होती है ना अपर मेंटल, ये वीक रहती है। इसी वजह से इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, जिसका नाम है यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनो मतलब ही होता है यहाँ पे वीक। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म भी आपको पता होनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका ये अपर मेंटल होता है, आपको जैसे पता चल गया ये आपका है लिक्विड फॉर्म का। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है ये आपकी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपर मेंटल की। इसी तरीके से आपका जो लोअर मेंटल है, ठीक है, तो जो आपका ये लोअर मेंटल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका रहता है यहाँ पे सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो आपका क्या इसका रहता है, आपका रहता है सॉलिड स्टेट का। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक जो अलग टर्म है वो याद रखनी है, वो है आपकी यहाँ पे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, अब लिथोस्फेयर भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस से बनता है यहाँ पे ये। तो ये आपका क्रस्ट प्लस आपका जो यहाँ पे अपर मेंटल है। ठीक है, अपर मेंटल, तो हम जब इन सबको मिला के जब हम बताएंगे ना, तो हम बेसिकली उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। तो जब कहीं पे भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि लिथोस्फेयर से रिलेटेड कुछ भी बोला जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है क्रस्ट वाले रीजन की प्लस मेंटल के अपर मेंटल की। ठीक है, तो क्रस्ट के जो दोनों पार्ट हो गए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, वो भी इसमें आ जाएंगे, प्लस आपका अपर मेंटल। तो इन तीनों लेयर्स को मिला के हम बोलते हैं यहाँ पे लिथोस्फेयर। और अपर मेंटल को अकेले को हम बोलते हैं यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर। और क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो इसको यहाँ पे जरूर याद रख लेना। और जो आपका ये लोअर मेंटल है ना, इस पर्टिकुलर लोअर मेंटल को हम लोग यहाँ पे डी नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब डी मतलब इसका मतलब क्या हो गया एक तरीके से यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे डी डबल। ठीक है, डी डबल प्राइम लेयर, डी डबल प्राइम लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस तरीके से याद रख लेना, वरना ऐसा चीज से पूछेगा नहीं, पर यहाँ पे जो पूछ सकता है वो यही पूछेगा कि यहाँ पे सॉलिड की होती है, ये आपकी लिक्विड हो गई, इसमें लावा मूवमेंट करता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसको एस्टेनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। और एस्टेनो मतलब होता है वीक, और वीक क्यों है, क्योंकि लावा का यहाँ पे मूवमेंट रहता है। और दूसरा आपका यहाँ पे लिथोस्फेयर का यहाँ पे किस किस को मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, किसको हम लोग एस्टेनोस्फेयर बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपकी थर्ड लेयर है, वो है यहाँ पे कोर। तो देखो जब हम यहाँ पे कोर की बात करते हैं, तो जैसा ना आपको पता है कोर आपके यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड है, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। तो जहां से आपका ये कोर शुरू हुआ, ठीक है, 2890, या फिर जो मैंने बोला था मोटा मोटा आप यहाँ पे 2900 किलोमीटर तक बोल सकते हो। तो यहाँ से लेके 6370 किलोमीटर तक यहाँ पे ये एक्सटेंड करता है। इसके अंदर आपको, ठीक है, कोर के अंदर आपको निकल और आयरन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, इसमें हमें यहाँ पे निकल और आयरन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नाइफ लेयर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा है एक बार तो, ठीक है, दूसरे एग्जाम में पूछा, रेलवे में आया नहीं है, पर यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि नाइफ लेयर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि दो पार्ट्स में आपका ये डिवाइड रहता है। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं आपके, एक था आपका यहाँ पे आउटर कोर और एक था आपका यहाँ पे इनर कोर। आउटर कोर और एक था आपका यहाँ पे इनर कोर। अब जो आपका ये आउटर कोर है ना, ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो इनर कोर है ये आपका सॉलिड में रहता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। और ये आपका बनता है यहाँ पे नाइफ से। अब नाइफ मतलब हो गया यहाँ पे निकल। ठीक है, नाइफ मतलब हो गया यहाँ पे निकल और फेरस। ठीक है, नाइफ मतलब हो गया यहाँ पे निकल और फेरस। ठीक, मतलब एक तरीके से आप फेरस मतलब एक तरीके से आप आयरन मान सकते हो। ठीक है, तो मेनली आप यहाँ पे बोल सकते हो आयरन से बना हुआ है। ठीक है, आयरन वगैरह आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज है, यहाँ पे नाइफ जो हमने यहाँ पे बात करी, क्योंकि यहाँ पे आपको निकल आयरन ही देखने को मिल रहा है, आयरन का यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो Fe से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी जो है यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे इन दोनों की डेंसिटीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये इधर वाली आपकी है आउटर कोर की, इधर वाली है आपकी इनर कोर की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीजें हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मैंने पहले अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट और बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ही सिस्मोलॉजी वगैरह, सिस्मोग्राफ वगैरह, रिक्टर और मर्केली स्केल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं देखा तो जरूर देख लेना पिछले वीडियोस। और एक बार मैं आपको यहाँ पे एक जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है शॉर्ट ट्रिक से, जो आपकी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से बताया था, यहाँ पे CMRGL। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो सी से आपका बेसिकली था यहाँ पे कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, एम से जो था यहाँ पे ये था आपका यहाँ पे मोहोरोविक मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी,
फिर आर से था आपका यहाँ पे रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी, जी से था आपका यहाँ पे गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और एल से था आपका यहाँ पे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो बेसिकली जो डिसकंटिन्यूटी है ना, ये आपको लेयर्स के बीच में देखने को मिलती है। अब जैसे ना आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में जो मैंने आपको ये 6 बताई है ना, ये आपको जो लेयर बताई है, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी पहली वाली जो थी कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, ये आपको कॉन्टिनेंटल और आपका यहाँ पे जो आप एक तरीके से बोल रहे हो यहाँ पे कि ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट और आपके जो कॉन्टिनेंटल है, इसके बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे सी वाला, मतलब इसका है यहाँ पे कॉनरैड कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसी के अलावा फिर आपका जो ओशनिक क्रस्ट है और आपका जो अपर मेंटल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एम वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मोहोरोविक आपका डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपका यहाँ पे जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, इसके बीच में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी। फिर आपका लोअर मेंटल और आपका आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, वहां पे हमें देखने को मिलता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और अपर कोर मतलब आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये बेसिकली आपके डिसकंटिन्यूटीज हैं, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे याद रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे सिंपल टर्म्स में। तो यहाँ पे जो ये डिसकंटिन्यूटीज हैं, बेसिकली इसके थ्रू आप यहाँ पे वेलोसिटीज वगैरह जो रहती है यहाँ पे वेव्स वगैरह की, सिस्मिक वेव्स की, क्योंकि हर एक वेव हर एक में पास नहीं हो सकती, आपका अलग अलग फीचर्स वगैरह रहते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पी वेव, एस वेव वगैरह का और सरफेस वेव का, कौन सी ज्यादा जल्दी पहुंचती है, कौन सी धीरे पहुंचती है, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव से होता है, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, शेडो जोन भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज आप जरूर देख लेना, और ये डिसकंटिन्यूटी वाला जो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी जरूर भूलना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया CMRGL, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। तो ये अलग अलग तरीके की डिसकंटिन्यूटीज होती है जो आपको देखने को मिलती है लेयर्स के बीच में, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स का यहाँ पे इनमें से कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जो आपके फोल्ड माउंटेन्स होते हैं बनते कैसे हैं, ठीक है। तो जो फोल्ड माउंटेन्स आपके रहते हैं, ये आपके बनते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट से, ठीक है। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट बेसिकली आपको देखते मिलता है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। तो वो हम यहाँ पे पहले छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैंने उसी के ऊपर रखा है, तो वहाँ पे हम अच्छे से वहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे। तो दो तरीके के आपके मूवमेंट होते हैं, एक होती है आपके यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट मूवमेंट, और दूसरी आपकी रहती है यहाँ पे कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो ये दो तरीके की आपकी यहाँ पे ये मूवमेंट्स रहती हैं। अब डाइवर्जेंट मूवमेंट में और कन्वर्जेंट मूवमेंट में बेसिकली होता क्या है ना, ये मूवमेंट आपकी प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है, ठीक है। जो आपके नीचे प्लेट्स है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से आपकी ये मूवमेंट्स होती हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर यहाँ पे जो दो टेक्टोनिक प्लेट अगर आपस में एक दूसरे से दूर होने लग जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये एक टेक्टोनिक प्लेट थी और ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, ये आपका बी है और ये ए है। अब ये वाली प्लेट इस तरफ मूव कर जाए और ये वाली इधर मूव कर जाए, तो ये जो बीच का एरिया है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके जब एक दूसरे से अवे होने लग जाती है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगती है, तो ये जो बीच का एरिया है ये आपका उठ जाता है ऊपर की तरफ। और जो ये बीच वाला एरिया जो उठा हुआ है ना, यही आपका एक आगे जाके माउंटेन बन जाता है। ये आपका आता है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट के अंदर, ठीक है। और ये माउंटेन वाली चीजें तब आएंगी जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में ये मूवमेंट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझा दे रहा हूँ, दो तरीके की मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट से जो होती है, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट और एक होती है आपकी कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। ये आपको आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हर एक में ना इन दोनों मूवमेंट में तीन तरीके की कंडीशंस रहती हैं। पहली आपकी है यहाँ पे सी से सी, सी से सी मतलब होता है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जैसे आपको यहाँ पे अभी बताया था ना कि क्रस्ट के आपके दो तरीके होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। तो वो कौन कौन से थे, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल था और एक ओशनिक था, ठीक है। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स होंगी सब आपकी क्रस्ट रीजन पे ही हो रही होंगी, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल वाले में, ठीक है, जहाँ पे दो कॉन्टिनेंट्स हैं आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पे जो आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे जो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया ना आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया। तो इससे आपका एक माउंटेन क्रिएट होते हैं, और इस माउंटेन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आपको याद रखनी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे और आपके यहाँ पे रिफ्ट वैलीज वगैरह बनती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे जब आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट में, अब कन्वर्जेंट में क्या होता है कि जो आपकी दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं
ये आपस में दूर जाने की बजाय एक दूसरे के ऊपर चढ़ने जाती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक वाली जो एक प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, एक नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे एक माउंटेन क्रिएट होता है, और इस माउंटेन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। इन्हीं माउंटेन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स, और ये आपका रहता है सी और सी के बीच में ही, पर ये आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट से होता है, ठीक है। तो आप आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि दो तरीके की मूवमेंट है, एक है डाइवर्जेंट, एक है कन्वर्जेंट। तीनों कंडीशन आपकी इसमें होती है। पहली जैसे हो गई यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल, दूसरी इसमें रहती है यहाँ पे ओशनिक से ओशनिक, तीसरी आपकी रहती है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से ओशनिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन आपकी रहती है, डाइवर्जेंट मूवमेंट के अंदर भी और कन्वर्जेंट मूवमेंट के अंदर भी। तीनों में अलग अलग चीजें बनती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में। पर यहाँ पे क्योंकि माउंटेन से रिलेटेड चीज है, तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल वाली जो चीज है, चाहे वो डाइवर्जेंट हो या कन्वर्जेंट हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे बनते हैं। ये आपके टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, और वो मूवमेंट भी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट मूवमेंट होनी चाहिए। मतलब टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकरानी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लोज आती जाएगी, तो क्या होगा, एक प्लेट आपकी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, जिसकी वजह से आपका एक माउंटेन क्रिएट होगा, और उसी माउंटेन को हम लोग यहाँ पे फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके फेमस माउंटेन्स हैं, जो भी आप यहाँ पे सुनते होंगे न्यूज में, वो सब आपके यहाँ पे ज्यादातर, जो आपके सब तो नहीं बोलूंगा, पर ज्यादातर आपके यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो अगली स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वरना घिचपिच हो जाएगी। तो जो अगला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे आपका हिमालयस है, ठीक है। हिमालय आपका एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का। फिर आपके जो एंडीज माउंटेन है, जो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एल्प्स हो गए जो आपको यहाँ पे यूरोप में देखने को मिलते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो यूरल्स है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री का काम करते हैं, जो आपको रशिया में देखने को मिलते हैं। फिर आपका यहाँ पे कुनलुन माउंटेन हो गए, जो आपको चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जेग्रोस हो गए, जो आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिल रहा है। फिर आपके रॉकी माउंटेन्स हो गए, जो आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लिख भी दे रहा हूँ। ये तो आपका हो गया यहाँ पे एशिया में, ठीक है। फिर एंडीज जो आपके हैं, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साउथ अमेरिका में, क्योंकि इससे ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपका है यहाँ पे यूरोप, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे रशिया में, और ये एक्ट करते हैं एज अ बॉर्डर, ठीक है। एज अ बॉर्डर आपके यहाँ पे ये एक्ट करते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपके जो कुनलुन है, ये आपको देखने को मिलेंगे चाइना में। फिर जो जैग्रोस है, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे सऊदी में, ठीक है, सऊदी में। और रॉकी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें इनसे रिलेटेड, तो यहाँ पे एक और माउंटेन याद रख सकते हो, वो है आपका यहाँ पे एपेलेशियंस, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये भी, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम एग्जांपल्स है आपके यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यही रहेगा, ठीक। तो जो अभी मैंने आपको यहाँ पे नाम वगैरह यहाँ पे बताया, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वो भी आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर भी अपने आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो मैंने नाम बताया, अगर आप उससे कंपेयर करो, तो एडीज आपका था, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे जो राइन वैली है, ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिला, ना ही फूजी देखने को मिला, माउंट फूजी जो आपका फेमस आपका माउंटेन है, इसके ऊपर अभी हम आगे आएंगे। और ना ही आपको वोगस देखने को मिला। तो जो आपका राइट एग्जाम्पल है, वो आपका है यहाँ पे एंडीज का, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा यहाँ पे एंडीज, जो आपके साउथ अमेरिका में एक रेंज है, ठीक है, माउंटेन्स की रेंज है साउथ अमेरिका के अंदर। तो वो आपका प्राइम एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का। तो जितने भी आपके फेमस रेंजेस है ना, जो आप जनरली आप देखोगे, जो आपके जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे भी ज्योग्राफी आता होगा ना, उसके ऊपर आपको इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिले होंगे। तो जितनी भी फेमस रेंजेस है वो सब आपकी फोल्ड माउंटेन्स के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें तो समझ में आ गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक माउंटेन्स समझाया था यहाँ पे कि वो डाइवर्जेंट मूवमेंट से बनते हैं टेक्टोनिक प्लेट के कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में, जब आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है तब आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं या फिर रिफ्ट वैली बनती है। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऊपर वाला तो आपका है यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओ आप। तो फोल्ड माउंटेन्स, और नीचे वाला आपका है यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स। अब जो आपके ब्लॉक माउंटेन्स के प्राइम एग्जांपल हैं, वो आपके हो गए जैसे राइन वैली, ठीक है। राइन वैली आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपकी है यहाँ पे जर्मनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे वॉसगेस आपको जो माउंटेन है, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे फ्रांस के अंदर।
तो जो यूरोप है ना, यूरोप के अंदर ही ज्यादातर आपको ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका जैसे हर्ज हो गया, हर्ज ये आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपकी एक रिफ्ट वैली है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड रुको, सही कर दूं। इसका नाम है यहाँ पे जो आपकी एक रिफ्ट वैली है, तो इसका नाम है यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा माउंट फूजी, ठीक है। माउंट फूजी आपका जापान के अंदर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका माउंटेन्स है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सब आपके प्राइम एग्जांपल्स थे यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स के, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स, आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया हो, कौन सा किसके मूवमेंट से बनता है ये आपको पता चल गया हो। दोनों में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में ही चीजें हो रही हैं, बस फर्क ये है एक आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट से बन रहा है, एक आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट से बन रहा है, ठीक है। मतलब एक आपका यहाँ पे दो प्लेट्स जब आपस में आ रही है तब बन रहा है, और एक आपका जब आपस से दूर जा रही है तब बन रहा है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अब उसका आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि व्हाट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट मूवमेंट। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे दो मूवमेंट आपको बताई थी, एक आपकी डाइवर्जेंट थी और एक आपकी कन्वर्जेंट थी। कन्वर्जेंट से आपका यहाँ पे फोल माउंटेन बन रहा था जब हम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में हम जब कर रहे थे। वहीं पे आपका जब डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा तब आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तब आपका बनता है यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे तीन चीजें बताई थी ना कि आपके तीन तरीके की आपकी यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटल 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 और ओशनिक, और ओशनिक ओशनिक। तो इनके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कशन अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें डाइवर्जेंट मूवमेंट से। तो डाइवर्जेंट मूवमेंट में जो आपकी ये तीन कंडीशंस थी वो हम पहले लिख लेते हैं। पहला था आपका यहाँ पे सी से लेके सी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। दूसरा था आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से ओशनिक, और तीसरा था आपका यहाँ पे ओशनिक से ओशनिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा हमारा बनता है यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, आपको समझाया भी था। दूसरा हमने यहाँ पे देखा हमारी यहाँ पे बनती है रिफ्ट वैलीज, ठीक है। रिफ्ट वैलीज आपकी बनती है जैसे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली थी। अब इसके अलावा फिर आपकी ये जो दो और भी चीजें हैं, यहाँ पे भी डाइवर्जेंट मूवमेंट ही हो रही है। डाइवर्जेंट मूवमेंट मतलब क्या था कि जो यहाँ पे आपकी जो दो प्लेट्स या आपकी टच थी एक दूसरे से, अब वो एक दूसरे से जब दूर जाने लगती हैं, तो जब ऐसी चीज आपकी कॉन्टिनेंट और ओशनिक के बीच में होगी तब आपकी अलग चीजें बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होस्ट एंड गैब्रिन, ठीक है। होस्ट एंड गैब्रिन आपका यहाँ पे बनता है। होस्ट मतलब होता है यहाँ पे पीक, और ग्रेवलिन मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वैली, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीक बनती है मतलब माउंटेन बनता है एक तरीके से, और फिर आपका एक वैली बनती है जब आप कॉन्टिनेंटल और ओशनिक के बीच में आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई हो। फिर आपका रहेगा यहाँ पे अगला, वो है आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ओशनिक से ओशनिक। तो जब आपकी डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है ओशनिक से ओशनिक में तब आपकी बनती है यहाँ पे रिजेस, ठीक है। तब क्या बनती है आपकी यहाँ पे बनती है रिजेस। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं, और एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे याद रख सकते हो एटलांटिक, एटलांटिक रिज, ठीक है। एटलांटिक रिज आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से ओशनिक वाले में, आप यहाँ पे सतपुरा रेंज याद रख सकते हो, ठीक है। सतपुरा रेंज आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो नर्मदा रिवर जो है वो भी इसका एक तरीके से एग्जाम्पल ही है, ठीक है। नर्मदा रिवर जो आपका वैली बन रहा है ना, नर्मदा रिवर में आपकी बेसिकली एक तरीके से वैली वाले में हम काउंट कर रहे हैं, और ये ऊपर वाला है ये आपका हॉर्स में हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका हॉर्स में, और ये आप हम लोग यहाँ पे गैब्रिन में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके अलावा फिर हम अगले यहाँ पे पेज पे चलते हैं, तो अगले पेज में आपको हम देख लेते हैं कन्वर्जेंट से जो जो चीजें बनती हैं। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट से भी जो आपकी यहाँ पे तीन कंडीशन रहेंगी वो तीन सेम ही कंडीशन रहेंगी, बस चीजें अलग अलग बनती हैं। पहला था आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंटल जिसमें आपके फोल्ड माउंटेन्स बन रहे थे, ये तो हम पहले हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे जो था वो था आपका यहाँ पे ओशनिक से ओशनिक। अब जो ओशनिक से ओशनिक है यहाँ पे आपके बनते हैं ट्रेंच, ठीक है। ट्रेंचेस वगैरह बनते हैं आपके यहाँ पे, और ट्रेंचेस वगैरह में आप देखोगे कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डेंस चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे आपका यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है, आपका जापान ट्रेंच है, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछा जाता है कि जापान जो ट्रेंच है या फिर मैरियाना ट्रेंच है ये आपका कौन से मूवमेंट से बनता है। तो याद रखना कन्वर्जन मूवमेंट के वजह से बनता है, और वो भी तब बनता है जब ओशन और ओशनिक के बीच में हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि ओशनिक और आपको कॉन्टिनेंटल दे दिया था और फिर आपसे बोला जाए कि यहाँ क्या फिर ये जो ट्रेंच है वो इनसे बनता है या फिर नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख लेना। एक है आपका यहाँ पे जापान ट्रेंच, और जो सबसे ज्यादा फेमस है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो है आपका यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, क्योंकि आपका ये सबसे गहरा है इसलिए, ठीक।
इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे थर्ड आपको यहाँ पे दे रखा होता है, वो आपका होता है यहाँ पे ओशनिक से कॉन्टिनेंटल, या तो आप बोल सकते हो, या फिर कॉन्टिनेंटल से ओशनिक आप इसको बोल सकते हो। तो जैसे वहां पे हॉर्स्ट एंड गैब्रिन बन रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन और आपका यहाँ पे सिंक्लाइन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीक्लाइन मतलब इस तरीके से याद रखो, ऐसे आपके जो चीजें बनती है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंटीक्लाइन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटीक्लाइन। ठीक है, और जो ये आपका ये लोअर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है जो नीचे की तरफ ऐसे आया फिर ऐसे बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिंक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। ठीक, अब इसी में आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे अलग से याद रहनी चाहिए, वो याद रहना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे पहले भी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था, ठीक है, फोल्ड माउंटेन से रिलेटेड, मतलब पहले से यहाँ पे जो कन्वर्जन के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपको फोल्ड माउंटेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही चीजें आपको यहाँ पे सबसे अच्छे से यहाँ पे याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कैसे आपके ओशन से, मतलब जो पहले आपकी चीजें थी वो कैसे आपकी धीरे धीरे आपके यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज हो गई, या फिर आप बोल लो एक तरीके से कॉन्टिनेंट आपके फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका यहाँ पे लैंड थी, गोंडवाना लैंड आपकी, फिर आपकी साथ ही साथ लोरेशिया वगैरह, ये सब हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे अब मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जरूर। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो थ्योरी है, ठीक है, पहले तो थ्योरी याद रखो, 1912 में यहाँ पे ये थ्योरी दी गई थी, और किसने दी थी यहाँ पे, एल्फ्रेड वैगनर ने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एल्फ्रेड वैगनर ने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी, और थ्योरी का नाम क्या था यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी इसका नाम है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछता है यहाँ पे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी किसने दी है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी जो है वो आपकी यहाँ पे 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने दी है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था यहाँ पे पेंगिया। ठीक है, और जो ओशन था उसका नाम था यहाँ पे पेंथलासा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ये आपका ओशन वाला पार्ट है, और ये आपका कॉन्टिनेंट हुआ करता था पहले के टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आपकी ना जो पेंगिया है, जो कॉन्टिनेंट है, ये आपके दो हिस्सों में टूट जाता है। दो हिस्से कौन कौन से होते हैं, एक आपका बनता है यहाँ पे लॉरेंशिया, ठीक है, लॉरेंशिया, जिसका दूसरा नाम होता है यहाँ पे अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड, और एक आपका एक बनता है यहाँ पे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं ये लोग कि जो लॉरेशिया बना था, ये आपका नॉर्दर्न रीजन वाला जो आपका कॉन्टिनेंट था उसको बोलते थे यहाँ पे लॉरेंशिया या फिर अंगारा लैंड, और जो आपका साउथ में बना था उसको बोला जाता था यहाँ पे गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक यहाँ पे एक बोल सकते हैं यहाँ पे एक सी रहती थी, जिसको हम लोग बोलते थे यहाँ पे तैथिस सी। ठीक है, तैथिस सी यहाँ पे इसका नाम हुआ करता था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और जैसा आपको पता है कि आप अगर देखोगे भी, जो आपका साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका वाला, अगर आप देखो यहाँ पे ईस्ट साइड जो आपका वेस्ट साइड जो है, ठीक है, वो आपका एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। अगर आप उसको मिलाना जाओगे ना तो मिल भी जाएंगे, और इसलिए यहाँ पे पहले जब यहाँ पे बहुत सारी खोज वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे देखा गया था कि जो आपके फॉसल फ्यूल्स हैं या फिर फॉसल्स हैं, वो आपके सिमिलर देखने को मिले थे हमें यहाँ पे साउथ अमेरिका के ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पे ब्राजील वगैरह आ जाता है, आपका अर्जेंटीना वगैरह आ जाता है, वो वाला रीजन, आपके सिमिलर फॉसल्स हमें वहां देखने को मिलेगा। और वही सेम तरीके के फॉसल हमें यहाँ पे वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका में भी देखने को मिले थे, जिससे हमें ये पता चला था कि पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक ही हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से वो आपस में दूर होते गए। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखो तो अफ्रीका भी अब धीरे धीरे यहाँ पे और हिस्सों में टूट रहा है, और जब धीरे धीरे आप हिस्सों में टूटेगा तो वो आगे जो आपका एरिया है ना, जो आपका अलग होता जा रहा है, वो आगे जाके इंडिया से ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी थ्योरीज वगैरह चलती हैं। तो ये बस आपको बस पता होना चाहिए, ऐसा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो क्वेश्चन आएगा वो हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आप यहाँ पे जरूर शेयर जरूर कर देना ना। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है इन चारों ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पे याद रखना, पहले तो तीन तरीके की रॉक्स होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। एक आपकी हो गई यहाँ पे इग्नियस रॉक्स, ठीक है, एक आपकी हो गई यहाँ पे इग्नियस रॉक, दूसरी आपकी होती है यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, और जो आपकी तीसरे तरीके की होती है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो आपके यहाँ पे ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक तरीके से ये प्राइमरी रॉक होती है, जिनसे आपकी अलग अलग रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी रॉक होती है, जिनसे आपकी सेडिमेंटरी रॉक भी बनती है, मेटामॉर्फिक भी बनती है। तो ये सब आपके यहाँ पे कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आपके यहाँ पे ये सब रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अब हम वो धीरे धीरे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो जो आपका यहाँ पे इग्नियस रॉक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्राइमरी रॉक है, आपको पता होना चाहिए। और अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ये होता क्या है कि जब आप इग्नियस रॉक में, ठीक है, इग्नियस रॉक को जब आप इरोशन करो, ठीक है, इरोजन करो या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे वेदरिंग वगैरह करो, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि आपके यहाँ पे सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, वापस से बता दे रहा हूँ, इग्नियस रॉक क्योंकि आपकी प्राइमरी रॉक है, वो पहले से प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप जब इग्नियस रॉक के ऊपर जब आप इरोजन करते हो या फिर इरोजन जब उस पर होता है, जब वेदरिंग होती है, तो उसकी वजह से ना सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्स बनने की वजह से आप यहाँ पे क्या देखोगे, जब आप सेडिमेंट पे आप लिथिफिकेशन करो, ठीक है, लिथिफिकेशन जब आप करते हो सेडिमेंट्स पे, तो आपकी यहाँ पे सेडिमेंट रॉक बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, आप अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे आपकी सेडिमेंटरी रॉक बनती है, तो याद रहना चाहिए आपको यहाँ पे कि जो इग्नियस रॉक होती है, जब उसके ऊपर इरोजन होता है तो उससे सेडिमेंट्स बनते हैं, और जब हम उन सेडिमेंट्स पे लिथिफिकेशन करते हैं तब हमारी यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक बनती है। तो आपको इनडायरेक्टली भी ऐसा दे सकता है कि जो आपका लिथिफिकेशन होता है वो आपका इग्नियस रॉक पे होता है, तब आपका सेडिमेंटरी रॉक बनती है, तो भी आपका वो करेक्ट, आपकी करेक्ट सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को फॉलो करना, इग्नियस रॉक से आपका इरोजन होकर सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट पे जब आप लिथिफिकेशन करोगे तब आपका यहाँ पे वो सेडिमेंटरी रॉक बन जाएगा। फिर अगर आपसे ये बोलता है कि सेडिमेंटरी रॉक को आप मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे बदलोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सेडिमेंटरी रॉक में जब आप उसको हीट और प्रेशर कर दो, ठीक है, हीट और प्रेशर उस पर प्रोवाइड कर दो, तो इससे आपकी बन जाती है वो मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। और जब मेटामॉर्फिक रॉक से अगर आपको वापस इग्नियस रॉक बनानी है, तो बस और बस आपको यहाँ पे मेल्ट करना पड़ता है, ठीक है। मेल्ट जैसे आप कर दोगे तो वो मैग्मा बन जाएगा, और मैग्मा से फिर आपका यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के बाद, यहाँ पे मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पे मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट से क्या होगा, अब वो जो आपकी रॉक है वो आपकी अब मैग्मा बन गई, ठीक है। और मैग्मा बनने के बाद फिर आपको बस यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से, इस प्रोसेस से आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक थी वो यहाँ पे इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो ये आपका एक साइकिल रहती है जो यहाँ पे बेसिकली फॉलो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस की 3 तरीके की रॉक होती है। प्राइमरी रॉक आपकी इग्नियस रॉक होती है, उसको जब आप इरोड करते हो, इरोजन जब उस पे होता है तो आपके सेडिमेंट्स क्रिएट होते हो, सेडिमेंट पे जब आप लिथिफिकेशन करते हो तब आपका सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। सेडिमेंट्री रॉक को जब आप ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर जब देते हो, तब आपकी वो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और फिर मेटामॉर्फिक को जब आप मेल्ट कर दोगे तो आपको मैग्मा बनेगा, मैग्मा को जब आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो आपकी वो वापस से इग्नियस रॉक बन जाती है। तो ये कंप्लीट एक साइकिल रहती है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हमने यहाँ पे देखा कि इग्नियस को मैंने डायरेक्ट आपको सेडिमेंट्री में बताया, पर इग्नियस से आप डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बना सकते हो, ठीक है। और वो कैसे बनाओगे, वही सेम कंडीशन रहेगी, इग्नियस पे जब आप डायरेक्ट हीट और ज्यादा प्रेशर डाल दोगे तो वो आपका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है ना, ये आपकी बस फुलफिल रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी कंडीशन बस फुलफिल रहनी चाहिए, बाकी आपका सब चीज सेम रहेगी। यही सेम चीज अगर आप देखोगे जब आपका यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बना, तो सेडिमेंट्री रॉक के बाद भी अगर आप उसको मेल्ट कर देते हो, और मेल्ट के बाद वो मैग्मा बनेगा, मैग्मा से क्रिस्टलाइजेशन से वो वापस से इग्नियस रॉक बन जाएगा। मतलब अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक नहीं बनाना है, आपने इग्नियस से पहले सेडिमेंट्री रॉक बनाया, अगर वापस सेडिमेंट्री से इग्नियस बनाना है, तो वही वापस से वही सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने मेटामॉर्फिक से इग्नियस करने में करी थी, कि पहले आप मेल्ट करो, फिर मैग्मा बनेगा, मैग्मा से क्रिस्टलाइजेशन करके अब वापस से आपका इग्नियस रॉक बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये जो चीजें है ना, ये आपके सब सेम है। ये बस आपको बीच वाली चीजें बस पता होनी चाहिए कि लिथिफिकेशन करने पे इग्नियस रॉक को आपका सेडिमेंट्री बनता है, फिर सेडिमेंट्री को जब आप यहाँ पे हीट एंड प्रेशर दोगे तो आपका मेटामॉर्फिक बनता है, वही सेम हीट एंड प्रेशर जब आप इग्नियस को दोगे तब भी आपका मेटामॉर्फिक बनता है। फिर मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री को जब आप मेल्ट करोगे तो आपका मैग्मा बनता है, मैग्मा से क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद आपका वापस से इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपकी यहाँ पे सिमिलर ही है, कुछ फर्क नहीं है। और यही सेम चीज आपकी रहेगी जब आप यहाँ पे मेटामॉर्फिक से, मान लो आपको सेडिमेंट्री रॉक बनाना है, तो मेटामॉर्फिक से जब आपको सेडिमेंट्री रॉक बनाना है तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आप मेटामॉर्फिक को आप यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन इरोजन उस पे करोगे मेटामॉर्फिक रॉक पे, उससे सेडिमेंट बनेंगे, फिर उस सेडिमेंट पे आप लिथिफिकेशन करके वापस से सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हो। तो ये जो बीच वाले चीजें है ना, बीच वाले 3-4 पॉइंट जो है, ये बस आपको याद रहने चाहिए, बाकी आप इधर से उधर कोई रॉक कर लो, आप यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो 3-4 स्टेप्स करने पे क्या रॉक बन रही है, बाकी इनिशियल रॉक कोई भी हो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइकिल है, इसको आप यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। आपकी रॉक साइकिल है, ठीक। अब यहाँ पे ना कुछ आपके जो एग्जाम्पल है जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं, वही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको बताया थोड़ा डीप हो जाएगा, इसलिए आपको ये जनरली पूछता नहीं है, पर आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए तब भी। तो देखो जो आपसे यहाँ पे जनरली पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो आपकी यहाँ पे इग्नियस रॉक होती है, ठीक है,
अब सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो इग्नियस रॉक है ना, ये आपकी दो तरीके की रहती है, ठीक है। एक आपकी होती है यहाँ पे प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक एक आपकी होती है, और दूसरी आपकी रहती है यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक, ठीक है, वॉल्केनिक रॉक। तो जो आपकी प्लूटोनिक रॉक होती है ये तो आपकी सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है आपकी यहाँ पे डेप्थ में, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर ही आपकी सॉलिडिफाई हो जाती है। पर ये जो वॉल्केनिक रॉक है ये आपकी सॉलिडिफाई होती है सरफेस पे, सॉलिडिफाई होती है एट सरफेस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इग्नियस रॉक आपकी कितने तरीके की होती है। एक आपकी होती है दो, मतलब दो तरीके की है, एक प्लूटोनिक है और एक आपका एक वॉल्केनिक है। तो वॉल्केनिक का भी एक दूसरा नाम है, ये भी याद रख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सट्रूसिव, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, प्लूटोनिक और आपका यहाँ पे वॉल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव। और कहाँ पे क्या चीज सॉलिडिफाई होती है ये आपको पता होना चाहिए। एक आपकी जमीन के अंदर सॉलिडिफाई हो जा रही है, मतलब आप एक तरीके से बोल लो लिक्विड फॉर्म में थी, सॉलिड बन जा रही है, और वॉल्केनिक वाली आपकी सरफेस पे आके सॉलिड बन रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो आपको ये दे रखा है यहाँ पे ग्रेनाइट, ये आपका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे इग्नियस रॉक का, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो गबरू वगैरह आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, फिर आपका बेसाल्ट वगैरह आपका यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है, टफ आपका एग्जाम्पल है, पेगमाइट आपका इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे एक्सेट्रा वगैरह ये सब आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक। तो ये सब आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखनी है कि आपको इग्नियस रॉक के अंदर ना कोई भी फॉसिल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, डज नॉट कंटेन फॉसिल्स। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एक फैक्ट हो जाएगा, ये आपको बस पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स में आपको यहाँ पे फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बची हुई दोनों रॉक्स के बारे में। तो देखो दो दो आपकी बची हुई रॉक है, इसमें एक आ जाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, जो जिसपे बेसिकली आप जब लिथिफिकेशन करते हो तब आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया, ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक। तो सेडिमेंटरी रॉक जो है आपकी बेसिकली एक तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है, वो आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सेडिमेंटरी रॉक जो आपकी है ये आपका जैसे इसके नाम पे ही पता चल रहा है सेडिमेंट से बन रही है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको साइकिल बताई थी कि सेडिमेंट्स पे जब आप लिथिफिकेशन करते हो तब आपकी यहाँ पे ये बनती है। ये ना तीन तरीके की आपकी रहती है, एक होता है यहाँ पे कि जो आपकी मैकेनिकली रॉक्स बन रही है, एक आपकी होती है जो ऑर्गेनिकली बन रही है, ठीक है, और एक आपकी होती है जो आपकी केमिकली बन रही होती है। तो ये तीन तरीके की अलग अलग आपकी यहाँ पे रॉक्स रहती हैं जो आपकी यहाँ पे बनती हैं। अब जो मैकेनिकल रॉक्स बनती हैं इसमें आपके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सैंडस्टोन आपका एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे शेल वगैरह आपके एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। वहीं पे ऑर्गेनिक में आओगे तो यहाँ पे चौक एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे कोल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आप केमिकली में आओगे तो केमिकली आपका लाइमस्टोन भी आपका केमिकली बन सकता है। फिर आपका यहाँ पे पोटैश आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर हेलाइट आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं, तीन तरीके से बन सकती है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। लाइमस्टोन आपकी तीनों तरीके से बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे जो थर्ड रॉक है वो आपकी है यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपकी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब ज्यादा आप हीट देते हो, हीट ज्यादा दोगे, जब आप प्रेशर ज्यादा दोगे तब आपकी यहाँ पे ये तरीके की रॉक्स बनती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज पहले भी डिस्कस करी। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल रहेंगे, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो आपकी पहले से एक रॉक बनी है, ठीक है, जो आपकी पहले से एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आप देखो, जैसे अभी हमने देखा आपका एक शेल बना हुआ था, ठीक है, जो आपका एक सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो जब आप इसको हीट एंड प्रेशर जब आप देते हो तो इससे बन जाता है यहाँ पे ये शिस्ट, ठीक है। अब इसको आप प्रोनाउंस अलग तरीके से कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बस सिंपल टर्म में ये बताना चाह रहा हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक जब बनती है तो उसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है यहाँ पे शेल, तो उससे आपकी ये वाली मेटामॉर्फिक रॉक आपकी बन रही है। इसी तरीके से आप कोल ले सकते हो, कोल आपका एग्जाम्पल है आपका सेडिमेंट्री रॉक का, इससे आपका बन जाता है यहाँ पे ग्रेफाइट, जो कि मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ग्रेनाइट आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जो आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल था, इससे आपका बन जाता है यहाँ पे गेनीज, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आप यहाँ पे सैंडस्टोन आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, और इससे आपका बन जाता है यहाँ पे क्वार्ट्जाइट, ठीक है, क्वार्ट्जाइट। फिर आप यहाँ पे एक ले सकते हो क्ले, क्ले से आपका बन जाता है यहाँ पे स्लेट। और लाइमस्टोन जो आपका यहाँ पे सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री का लाइमस्टोन, तो इससे आपका बन जाता है यहाँ पे मार्बल,
ठीक है, तो ये आपके कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, तो ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, इनको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से तरीके के ग्रास लैंड हमें यहाँ पे अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रास लैंड मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेजिटेशन वेजिटेशन से ही रिलेटेड है। पर यहाँ पे ग्रासलैंड मतलब होता है यहाँ पे कि जो वेजिटेशन उस एरिया में प्रेजेंट है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको घास देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए उसका यहाँ पे बेसिकली नाम यहाँ पे घास, मतलब ग्रासलैंड का मतलब ही क्या होता है, ऐसी जमीन जहाँ पे घास ज्यादा है। ठीक है, घास वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो जो डोमिनेशन है यहाँ पे वो ग्रास का रहता है। ठीक है, घास वगैरह का यहाँ पे ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिलता है। तो हर एक रीजन में अलग अलग तरीके के आपके ग्रासलैंड्स रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपसे पूछा है यहाँ पे, ये आपसे पूछ रहा है कि अफ्रीका में किस टाइप का ग्रासलैंड आपको देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए वो आपका रहता है यहाँ पे वील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कुछ और है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका रहता है यहाँ पे सेंट्रल एशिया, या फिर यहीं पे आपको दे सकता है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया आपको दे सकता है, या फिर आपको एशिया करके भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आपको दे सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जैसे आपकी कंट्रीज कौन सी होगी, यहाँ पे कनाडा हो गई, आपका यूएसए है, फिर आपका मैक्सिको है, फिर आपका अगर नीचे की तरफ आप जो छोटा वाला पार्ट आओगे ना जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एक तरीके से साउथ अमेरिका से, पनामा वगैरह, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस वगैरह, तो वो सब आपको यहाँ पे चीजें पता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रहना चाहिए। फिर साउथ अमेरिका में जब आप आओगे तो साउथ अमेरिका की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं पाम्पास। ठीक है, पाम्पास, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर अफ्रीका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं ताकि आपको इजी याद रहे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका किया, फिर साउथ अमेरिका, यूरोप में आपको ऊपर लिखवा चुका हूँ। ठीक है, वहां पे आपका स्टेपीज रहेगा, और फिर आपका यहाँ पे अफ्रीका वाला जो है यहाँ पे आपका रहेगा यहाँ पे वेल्ड। ठीक है, वेल्ड। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया तो अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका कॉन्टिनेंट है, खुद में कंट्री भी है, तो उस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे डाउन्स। ठीक है, हमें यहाँ पे डाउन्स नाम के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें स्पेसिफिक टाइप के ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हंगरी जो है, हंगरी में आपको यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन्स में हंगरी के आपको पूछ स्टार्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूछ स्टार्स भी बेसिकली आपके एक तरीके के ग्रासलैंड होते हैं, पर इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन आपका कॉन्टिनेंट के बेस पे आता है, जो आपको यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए हैं 5, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपकी हॉट विंड्स के ऊपर भी जो नाम है, स्पेसिफिक नाम्स वगैरह, वो जनरली जो आपसे पूछता है। तो देखो हॉट विंड्स के ना कुछ नाम्स वगैरह भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोल्ड करंट वगैरह हमने डिस्कस किया, जो मैंने आपको बताया था डेजर्ट के हेल्प से आप कैसे याद रख सकते हो, वो सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर जो हॉट विंड्स है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि जो चिली नाम की हॉट विंड होती है, ये आपकी कौन से कंट्री में मतलब यहाँ पे फ्लो करती है, तो याद रखना ये आपकी है टूनिशिया। ठीक है, और टूनिशिया की हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे आ जाता है घिबली। अब जो घिबली आपके नाम की हॉट विंड है, ये आपकी लीबिया में फ्लो करती है, और लीबिया भी आपका अफ्रीका में ही है। ठीक है, दोनों आपके नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन्स में कंट्री पड़ती हैं। फिर आपका अगला आता है यहाँ पे घारबी। अब जो घारबी है ये आपका एगियन और आपके यहाँ पे एड्रियाटिक सी। ठीक है, अभी आपका एड्रियाटिक सी में आपका यहाँ पे ये विंड फ्लो होती है। ठीक है, ये आपकी कंट्रीज में थी, ये आपकी सीज में है। फिर इजिप्ट में आपकी एक विंड फ्लो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे खोमसिन। ठीक है, खोमसिन आपकी जो है ये आपकी इजिप्ट में फ्लो होती है। ठीक है, और एक आपकी सबसे ज्यादा जो जनरली पूछता है यहाँ पे, पर आपको बस वो पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे लेवोन्स। ठीक है, ये आपका स्पेन में फ्लो होती है, ये भी आपके एक हॉट विंड का नाम है। ठीक है, हॉट विंड के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए। बाकी आपका जो कोल्ड विंड वगैरह हो गई, जैसे आपके यहाँ पे बोरा हो गई। ठीक है, बोरा आपकी कोल्ड विंड होती है। इसके अलावा आपके यहाँ पे ग्रिगेल हो गई, फिर आपकी यहाँ पे मिस्ट्रेल है। ठीक है, मिस्ट्रेल हो गई, फिर आपका यहाँ पे ट्राइमोंटाना है। ठीक है, तो ये सब आपकी यहाँ पे है कोल्ड विंड्स, ये सब आपकी है यहाँ पे कोल्ड विंड्स। ठीक है, तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए, ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ये चीज आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ओशन की एवरेज सैलिनिटी परसेंटेज कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो आपको ऑप्शन दिए वो आपस में मिसमैच हो रहे हैं। क्यों मिसमैच हो रहे हैं? क्योंकि जो परसेंटेज होता है यहाँ पे एवरेज, ठीक है, एवरेज सैलिनिटी परसेंटेज बोल रहा है, तो वो आपका रहता है यहाँ पे 3.5%। पर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, जो आप एक तरीके से बोल सकते हो PSU के टर्म में या फिर PP के टर्म में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, PPT मतलब यहाँ पे, ठीक है, PPT मतलब एक तरीके से होता है यहाँ पे पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका यहाँ पे सैलिनिटी परसेंटेज होता है, ठीक है, सैलिनिटी जो है आपका यहाँ पे वो आपके इस ये आपकी यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें आप मेजर करते हो, ठीक है, पीपीटी जिसको हम पार्ट्स पर थाउजेंड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये टर्म्स दे रखी है ना, ये आपकी पीपीटी में दे रखी है। जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा 35 पार्ट्स पर थाउजेंड आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपके मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, पर आपका यहाँ पे जो क्लोजेस्ट है, अगर आप कन्वर्जन करोगे तो वो आपका 3.5 का 35 बनेगा। क्यों बनेगा? अब इसका 35 का मतलब होता है यहाँ पे कि 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट आपकी प्रेजेंट रहती है पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट आपकी प्रेजेंट रहती है यहाँ पे पर लीटर वाटर। ठीक है, पर लीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली ये होता है जो आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पीपीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, पार्ट्स पर थाउजेंड। ओशन का रहता है आपका 35, ये आपको बस पता होना चाहिए, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हूँ। अब देखो इसके अलावा ना जो आपसे जनरली पूछा जाता है वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपसे यहाँ पे पूछता है कि रेड सी जो है, ठीक है, रेड सी जो है इसकी सैलिनिटी कितनी है, तो आपको याद रखना है इसकी है 41%। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये हाईएस्ट है ये। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका है यहाँ पे हाईएस्ट। ठीक, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो इसके अलावा अगर हम देखते हैं इंडियन ओशन में, अगर हम अपनी इंडियन ओशन में चलते हैं, तो इंडियन ओशन में आपको जैसे पता है यहाँ पे आपकी दो सीज आके मिलती हैं। एक तरफ आपका आता है यहाँ पे अरेबियन सी, और एक तरफ आपकी आती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अरेबियन सी है ना, इसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपकी हायर सैलिनिटी रहती है। क्यों हायर रहती है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ना आपकी ज्यादा रिवर्स आके मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिवर आके मिलेंगी तो जो वाटर है वो आगे से डिस्प्लेस होता रहता है एक जगह से दूसरे जगह। वहीं पे जो आपका अरेबियन सी है वहाँ पे बहुत कम रिवर्स आके मिलती हैं, तो वाटर आपका एक जगह पे रहता है, वो आपका डिस्प्लेस नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जैसे आपकी अरेबियन सी में नर्मदा तापी वगैरह आपकी मिलती है, पर बे ऑफ बंगाल में आपकी बहुत ज्यादा रिवर्स हैं, जैसे आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी और भी आपकी है, महानदी वगैरह हो गई एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेट्रा। तो आपकी बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो आपकी बे ऑफ बंगाल में आके मिलती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ की जो सैलिनिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, ये आपकी हायर साइड पे है सैलिनिटी, और इसकी आपकी लोअर साइड पे। अगर आपको क्वेश्चन कभी दिया जाए ऐसे, तो आई होप कि अब आप यहाँ पे आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है इस चीज को। अब देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 3.5 अगर होता तो आंसर हो जाता। ठीक है, 3.5%। या फिर अगर आपको 35% देता तब भी आप फिर वही मार्क करते। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके पूछा जा रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो आपको चलो ऑप्शन अलग दे रखा है, क्वेश्चन अलग पूछा है, पर आपको बस पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे पीपीटी के टर्म में निकालते हैं और परसेंटेज के टर्म में निकालने में क्या फर्क है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो सिंपल टर्म्स में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो आपका जहाँ पे ये सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है ना, इस पर्टिकुलर रीजन को ओशन में हम लोग बोलते हैं हेलोक्लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं हेलोक्लाइन। ठीक है, हेलो मतलब हो गया यहाँ पे सॉल्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेलोक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बस छोटे से पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करने थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नागपुर का निकनेम क्या है। ठीक है, नागपुर जो सिटी है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसका यहाँ पे एक फेमस निकनेम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी सिटीज है जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, उनके निकनेम्स वगैरह पता होना चाहिए। तो देखो नागपुर का यहाँ पे जो निकनेम है ये है ऑरेंज सिटी। ठीक है, तो ऑरेंज सिटी के नाम से भी हम लोग यहाँ पे नागपुर को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक पिंक सिटी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे याद रखना है ये आपका होता है यहाँ पे जयपुर। ठीक है, जयपुर को हम लोग यहाँ पे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो आपका डायमंड सिटी है ये तो आपको हर एक को पता होगा, ये आपका है यहाँ पे सूरत। ठीक है, तो सूरत को हम लोग यहाँ पे डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। फिर सिटी ऑफ नवाब, ये भी आपका बहुत ज्यादा सिंपल है, तो ये आपका होता है यहाँ पे लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे थे बाकी आपके इजी थे, तो आप यहाँ पे आप इजीली पहचान सकते थे कि नागपुर का यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब मैं इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बार ये सुन रखे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने नहीं सुने हो,
तो आपके लिए ये क्वेश्चन हार्ड रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन करते रहो हर चीज का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बार बार एक चीज देखते रहोगे तो आपको खुद ना खुद वो चीज याद रह जाएगी। अब इसके अलावा अगर हम और थोड़े इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह देख लेते हैं, जैसे आपका है यहाँ पे उदयपुर, ठीक है। उदयपुर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब उदयपुर के साथ हम लोग ना भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, बस फर्क यहाँ पे ये है, ये आपका एमपी में पड़ता है और ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन में कि राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कौन सा है, या फिर ओवरऑल अगर देता है तो उनमें से कोई एक देगा, या फिर दोनों ऑप्शन देके बोथ ए एंड बी करके आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपका ये अहमदाबाद है, ठीक है, जो आपका गुजरात में पड़ता है, तो अहमदाबाद को बोला जाता है यहाँ पे ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब जैसे हमने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था, तो वहां पे हमने देखा था मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी, आपका लेंशियर ऑफ आईवीसी वगैरह। तो अब वो आपकी ड्यूटी है, आपको वो करना है और कमेंट डाउन जरूर करना है, अगर आपको याद है तो उसका आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका रह जाएगा यहाँ पे जोधपुर, ठीक है। अब जोधपुर को हम लोग यहाँ पे ब्लू सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहां पे जो घर है ज्यादातर आपको उनकी बिल्डिंग के कलर ब्लू ही देखने को मिलेंगे, या फिर हम इसको सन सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर एक सिटी है जिसको हम लोग यहाँ पे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, और पोचमपल्ली आपका तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना में आपका पड़ता है। तो हो सके अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बस ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका ये पोचमपल्ली है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे तेलंगाना जो आपका स्टेट है, ठीक है, वहां पे आपका पड़ता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट अपना जैसे आ जाएगा यहाँ पे लेदर सिटी, ठीक है। तो लेदर सिटी आपका रहता है यहाँ पे कानपुर को बोला जाता है, तो कानपुर होता है आपका यहाँ पे लेदर सिटी, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको यहाँ पे भूलना नहीं है, जितना भी मैं आपको लिखाऊंगा सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब ऑरेंज सिटी हमने देख लिया, अब ऐसे ही कुछ हम देख लेते हैं, ऐसे जैसे आपका होता है यहाँ पे बनाना सिटी। तो बनाना सिटी बेसिकली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जलगांव को, ठीक है, जलगांव को, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, एमएच लिख दे रहा हूँ, इससे समझ जाना आप महाराष्ट्र, ठीक। फिर इसके अलावा फिर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो कॉटन सिटी होता है, तो कॉटन सिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो कॉटन सिटी जो है आपका, इसको हम मतलब यहाँ पे जो कॉटन सिटी है वो होता है आपका यहाँ पे यवतमल, ठीक है। फिर नासिक जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वाइन कैपिटल, वाइन कैपिटल आपका रहता है यहाँ पे नासिक, ठीक। फिर आपका यहाँ पे जो बैंगलोर है ना, बैंगलोर आपका बहुत ज्यादा आपके अलग अलग नामों से फेमस है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पेस सिटी, ठीक है। फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे साइंस सिटी, साइंस सिटी। फिर इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। फिर इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब बेसिकली आपके आंसर्स रहेंगे यहाँ पे बैंगलोर के लिए, ठीक है। आपको कोई भी आपको दे सकता है, इनमें से कोई भी एक टर्म आपको दिया जा सकता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपसे बोलता है अगर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया अगर आपको यहाँ पे देता है, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कुर्ग, ठीक है। फिर सैंडलवुड सिटी अगर आपको देता है यहाँ पे, सैंडलवुड सिटी अगर आपको यहाँ पे देता है, तो ये आपका रहता है यहाँ पे मैसूर। फिर आपका रहेगा यहाँ पे सिटी ऑफ जॉय, आपको हर एक को पता है, वो आपका रहता है यहाँ पे कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, या फिर सिटी ऑफ पैलेसेस, ठीक है, सिटी ऑफ पैलेसेस। तो ये सब आपको याद रखना है। और जैसे हमने यहाँ पे बात की ना, सिटी ऑफ डायमंड अलग है और सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो सिटी ऑफ डायमंड आपका सूरत है, पर सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, ठीक है, जब तक उसको निखारा नहीं गया या फिर उसको तराशा नहीं गया, वो बेसिकली उस टाइप के जो डायमंड्स रहते हैं, वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे यहाँ पे एसेनसोल में, ठीक है, एसेनसोल, जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु व्हाट इज द निकनेम ऑफ द शिलोंग, ठीक है, शिलोंग का निकनेम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, शिलोंग का निकनेम है आपका यहाँ पे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ठीक है। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया आपका कुर्ग है, पर स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट आपका यहाँ पे शिलोंग है। और शिलोंग आपका खुद में एक कैपिटल है। तो यहाँ पे मैं पहले भी बहुत बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, आपको कैपिटल सब पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे जनरली पूछी जाएंगी, और खासकर अभी जो आपकी लेटेस्ट कैपिटल बनी है, जो आपकी अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश की, तो वो आपको पता होना चाहिए।
अब इससे पहले आपकी कौन सी थी, हैदराबाद थी आपकी, तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की भी, पर अब आंध्र प्रदेश की आपकी अमरावती बन गई है, तो आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके ज्यादातर कंफ्यूज हो जाओगे आप यहाँ पे, अगर आपको ऑप्शन में विशाखापट्टनम दे दे, क्योंकि विशाखापट्टनम बहुत फेमस सिटी है आपकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो याद रखना विशाखापट्टनम भले फेमस हो पर वो आपकी कैपिटल नहीं है, ठीक है, अमरावती आपकी कैपिटल है, ठीक। अब देखो इसके अलावा फिर हम आगे बात करें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पे देखो गोल्डन सिटी आपकी होती है यहाँ पे जैसलमेर, ठीक है, ये आपकी गोल्डन सिटी है आपकी जैसलमेर। और फिर अगर हम गोल्ड से रिलेटेड बात कर ही रहे तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए गोल्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है, तो गोल्ड कैपिटल जो आपकी सिटी है, गोल्ड कैपिटल, तो गोल्ड कैपिटल है आपकी यहाँ पे त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर, और ये आपकी पड़ती है केरला के अंदर, ठीक है, तो ये आपकी रहेगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे सिटी ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, सिटी ऑफ स्पाइसेस, तो ये आपकी है यहाँ पे कोजी कोडे, ठीक है, कोजी कोडे, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जिसको पहले हम लोग कैलीकट के नाम से भी जानते थे, और अगर आपने यहाँ पे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका वास्को डिगामा था वो आपका सब बेसिकली इधर से ही आपके एंटर हुए थे, जो आपके पोर्चुगीज वगैरह थे उनकी फैक्ट्रीज भी देखोगे सबसे पहले आपकी यहीं पे रीजन में बनती हुई नजर आएंगी, या फिर आप बोल सकते हो वहां से ट्रेड करना वहां से शुरू किया था उन्होंने, ठीक, तो ये सब हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके, तो आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए यहाँ पे कि सिटी ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं। फिर आपका एक है यहाँ पे क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है, अब ये यहाँ पे जो सिटी है ये आपका है यहाँ पे कोची, और कोची आपका केरला के अंदर पड़ता है, कोझिकोडे भी आपका केरला के अंदर ही पड़ता है। इसी तरीके से आपका एक है यहाँ पे सिटी ऑफ पर्ल्स, ठीक है, सिटी ऑफ पर्ल जो है यहाँ पे ये है आपका हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद यहाँ पे सिटी ऑफ पर्ल्स है। फिर गोवा ऑफ ईस्ट जो है, गोवा ऑफ ईस्ट, या फिर सिटी ऑफ डेस्टिंग, ठीक है, सिटी ऑफ डेस्टिंग जो है ये आपका है यहाँ पे वाइजैक, या फिर जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विशाखापट्टनम, ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, ये आपका है यहाँ पे विशाखापट्टनम। इसी तरीके से आपका यहाँ पे पेरिस ऑफ द ईस्ट भी है, जैसे आपका स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट था, तो यहाँ पे पेरिस ऑफ द ईस्ट भी है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, तो इसका नाम है यहाँ पे पौंडीचेरी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे पुड्डीचेरी, ठीक है, तो पौंडीचेरी आपका यहाँ पे रहेगा पेरिस ऑफ द ईस्ट, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे जो सिटी है यहाँ पे भुवनेश्वर, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेम्पल सिटी, ठीक है, टेम्पल सिटी आपका है यहाँ पे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो आपका उड़ीसा के अंदर पड़ता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा लिख सकते हो, उड़ीसा लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग आपके यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आपका होता है, और कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो कहीं कहीं जो भी आपको देखने को मिले उस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आपका यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो सिल्वर सिटी आपसे पूछ सकता है, तो जो सिल्वर सिटी है ये आपका है यहाँ पे कटक, कटक भी आपका आपका उड़ीसा के अंदर ही पड़ता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है यहाँ पे स्टील सिटी, ठीक है, स्टील सिटी आपसे पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, पिट्सबर्ग बेसिकली आपका यहाँ पे एक सिटी है, तो उसी तरीके से जो इंडिया में है उसका नाम है यहाँ पे जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्विट्जरलैंड ऑफ, आपको दे रखा था ना यहाँ पे ऑप्शन में स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो ये है आपका यहाँ पे कश्मीर, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे कश्मीर, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर देखो अगर हम इसके अलावा हम आगे बात करें यहाँ पे, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे आपका मैनचेस्टर ऑफ साउथ अगर आपसे पूछे, मैनचेस्टर ऑफ साउथ अगर आपसे पूछता है तो ये है आपका यहाँ पे कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर, तो ये आपको पता चल गया। फिर इसके अलावा आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं यहाँ पे ट्विन सिटी, तो ट्विन सिटी आपकी है यहाँ पे हैदराबाद, हैदराबाद, और आपका यहाँ पे सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है ये दोनों आपकी यहाँ पे ट्विन सिटीज हैं, ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह थे, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए जिनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से जैसे दो और हम लोग कर लेते हैं, एक आपका हो गया यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई को बोलते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ साउथ, गेटवे ऑफ साउथ, ठीक है, चेन्नई को बोला जाता है गेटवे ऑफ साउथ। इसी तरीके से आपका एथेंस, एथेंस यहाँ पे कैपिटल है ग्रीस की, ठीक है, तो एथेंस ऑफ द साउथ किसको बोलते हैं यहाँ पे, ये मतलब एथेंस ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है मदुरई को, ठीक है, मदुरई को। और मदुरई को एक और नाम से जानते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मथुरा ऑफ द साउथ, ठीक है, मथुरा ऑफ द साउथ भी यहाँ पे मदुरई को बोला जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
और मदुरई को हम लोग यहाँ पे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मथुरा ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, मथुरा ऑफ मतलब मथुरा ऑफ द साउथ के नाम से भी हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ये भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी-छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक आपका यहाँ पे सिटी कोलम, जो आपका रहता है यहाँ पे कैश्यू कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, कैश्यू कैपिटल। ठीक, तो ये सब आपकी छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और आई होप कि मैंने आपको कोझिकोडे बता दिया होगा, एक बार मैं बस देख लूँ। नहीं, कोझिकोडे नहीं बताया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखो, तो आपका यहाँ पे जो कोझिकोडे है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे पहले जिसका नाम था यहाँ पे कैलिकत, ठीक है, जहाँ से आपके पोर्चुगीज वगैरह एंटर वगैरह यहाँ पे हुए थे, वहीं से आपका ट्रेड वगैरह शुरू हुआ था पोर्चुगीज का। तो ये आपका यहाँ पे इसको बोला जाता है सिटी ऑफ स्पाइसेस, सिटी ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। सो नाउ इसके साथ हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के जितने भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने के वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। और आपको जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके आप डाउनलोड मतलब यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, वहाँ पे आप पूछ लेना। और अगर आप पहली बार आए थे तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।